नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने गुरुवार को नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 केस सामने आए हैं, तो वहीं 606 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ करके यहाँ पर 9,68,876 हो गई है, तो वहीं मृतक की संख्या बढ़कर 24,915 तक जा पहुंची है। तो वहीं देश भर में कोरोना केसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 केस सामने आए हैं। 606 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल मरीजों की संख्या 9,68,000 के पार पहुंची। तो वहीं कोरोना से अब तक 24,915 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको भारत में क्या कुछ कोरोना को लेकर अपडेट है वो दे रहे हैं। कुल केस 9,68,876, एक्टिव केस 3,31,146 और वहीं यहां पर 6,12,815 वो लोग जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। तो वहीं अब बात प्रदेश की कर लेते हैं, मरुधरा की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 26,500 के पार कोरोना पॉजिटिव केस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 534 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना के 143 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद 19,037 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कुल 6,459 एक्टिव केस अब तक सामने हैं। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, राजस्थान में 26,550 के पार जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 534 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना के 123 नए केस भी मिले हैं। तो कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। प्रदेश में अब कुल 6,459 एक्टिव केस हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं जिलेवार क्या कुछ स्थिति है। जोधपुर की बात कर लें तो 4,284 कुल पॉजिटिव केस, जयपुर में 4,127, भरतपुर में 2,004। और कोरोना पर अपडेट लेंगे। मरुधरा में क्या कुछ हाल है जानने के लिए जयपुर से सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से ललित सिंह और वहीं उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, अगर हम बात करें मरुधरा की और राजधानी जयपुर की, तो फिलहाल आंकड़े क्या कुछ कहते हैं कोरोना ग्राफ पर, एक बार आप प्रकाश डालिए। देखिए जागृति, यदि हम पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो इस समय 26,500 से ज़्यादा जो कोरोना संक्रमित हैं वो सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जोधपुर जिला है वो अब जयपुर को पछाड़ चुका है और काफ़ी आगे निकल चुका है जयपुर से। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि खास करके अगर पूरी सूची को अगर हम देखें तो उसमें जोधपुर अव्वल है, जयपुर दूसरे स्थान पर हो गया है, भरतपुर जो है वो तीसरे स्थान पे, पाली चौथे स्थान पे और अलवर जो है वो 5वें स्थान पर है। और लगातार जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि कल का अगर हम फिगर देखें, यानी जो बीता हुआ दिन है उसमें अगर हम फिगर को देखें तो एक दिन में 866 यानी अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड जो पॉजिटिव संक्रमित है वो आए हैं। और जिस तरह से एक संक्रमित लोगों का जो आने का सिलसिला जारी है वो सरकार के लिए चिंता का एक विषय भी है, क्योंकि अब रिकवरी रेट जो है वो थोड़ी इसकी वजह से नीचे भी आई है। हालांकि सरकार ने जिस तरह से एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 13 जून से 13 जुलाई तक का जो एक महीने का जो पीरियड है उसमें रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान में हालांकि इतनी गिरी नहीं है। रिकवरी रेट जो है वो 70% से ऊपर ही लगातार बनी हुई है, क्योंकि एक वक्त था जब 80% के पार हम लोग पहुंच चुके थे राजस्थान में। और जो रेट अभी जो दिखाई दे रही है औसत अगर एक महीने की तो वो देखें तो करीब 73% के आसपास बनी हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जब तक लोग कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने जो 3 उपाय दिए हैं, दूरी बनाए रखने का, 2 गज की दूरी बनाए रखने का, मास्क का और बराबर हाथ धोने का, तो वो फार्मूला जब तक नहीं अपनाया जाएगा तब तक ये संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही रहेगी। लोग खुद जागरूक यहाँ पर बने। चलिए सहयोगी ललित का भी रुख कर लेते हैं, जोधपुर में मौजूद हैं। ललित, अगर हम बात करें जोधपुर की
और हम कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां के हालात अब बेहद चिंताजनक है। जयपुर को पछाड़ते हुए जोधपुर नंबर 1 पर आ गया है। ललित, देखिए जागृति, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़े हैं जोधपुर शहर के लिए चिंता की बात है, लेकिन आंकड़े बढ़ने के पीछे प्रशासन तर्क ये दे रहा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट हो रहे हैं। रोज के 4 से 4.5 टेस्ट हो रहे हैं, तो यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन पिछले इस जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई ने जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। मात्र जुलाई महीने में 8 शतक लग चुके हैं। कल रिकॉर्ड तोड़ 171 मरीज सामने आए थे और यही कारण है कि आंकड़ा जो है 4284 तक जा चुका है। लेकिन साथ साथ एक चिंता की बात ये भी सामने आ रही है कि यहाँ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 2 और मौतें कल दर्ज की गई हैं, तो ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। बढ़ते आंकड़ों के साथ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। लेकिन दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी यहाँ पे अच्छा है, 73% रिकवरी रेट चल रहा है। 1122 एक्टिव केस इस शहर में अभी फिलहाल मौजूद है, अस्पताल में भर्तियों का इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि 2 लाख टेस्ट इस शहर में हो चुके हैं और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रिकॉर्ड तो टेस्ट जरूरी है। यही कारण है कि लगातार टेस्टिंग चल रही है। बिल्कुल ललित, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसीलिए आंकड़े ज्यादा जोधपुर में अब तक सामने आए। चलिए रुक कर लेते हैं। सहयोगी कपिल श्रीमाली का उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर हम उदयपुर की बात करें तो क्या वहां से कोई राहत की खबर और रिकवरी रेट कैसा है उदयपुर में? देखिए, जून महीने में जो राहत की खबर थी, जुलाई महीने में वही चिंताजनक खबरों के रूप में सामने आने लगी, क्योंकि जुलाई महीनों में एकदम से जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें तेजी से जो है संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। इस समय उदयपुर में कुल 916 पॉजिटिव मरीज हैं और सिर्फ जुलाई महीने में ही 200 से ज्यादा मरीज उदयपुर में सामने आ चुके हैं। आज सुबह की अगर बात करें तो आज सुबह जरूर राहत वाली खबर रही। 248 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई, वो सभी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एवरेज करीबन 20 से 30 मरीज पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो कि उदयपुर के लिए भी एक चिंता वाली बात है। और अगर हम रिकवरी रेशियो की बात करें तो अब ये रिकवरी रेशियो बिगड़ने लगा है। उदयपुर में कुल 112 एक्टिव केस इस समय बचे हुए हैं। हालांकि जून महीने में ये 50 से भी कम पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर इन एक्टिव केस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। उदयपुर में कुल 793 लोग जो हैं वो कोरोना को मात देकर रिकवर हो चुके हैं। उसमें से 744 लोगों को चिकित्सा विभाग ने ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया और उसमें से अधिकांश ने अपना होम आइसोलेशन पीरियड भी पूरा कर लिया है। तो ये जरूर है कि लोगों के ठीक होने की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन अब जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारी प्रयासों के साथ में लोगों को भी जागरूक होना होगा कि वे सभी प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि इसकी चेन को तोड़ने में सफलता मिल सके। बिल्कुल, लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ सकती है, आप ठीक कह रहे हैं। कपिल, हमारे साथ सहयोगी सचिन जुड़े हुए लगातार, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सचिन, अगर हम बात करें जयपुर की तो प्रतिदिन वहां पर कितनी टेस्टिंग हो रही है और लोग कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? सचिन, देखिए, अगर जयपुर में टेस्टिंग की बात करें तो रोजाना औसतन यहाँ पर 2000 टेस्ट होने का जो है दावा सरकार कर रही है। और जहाँ तक परिणाम की बात करें, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो लोगों के रिजल्ट्स हैं वो उसको रिजल्ट्स को प्राप्त करने में उन्हें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है वो टेस्टिंग का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जिस तरह से दावा भी किया था कि सरकार का अब ये लक्ष्य है कि 50,000 प्रति दिन का जो है वो लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस समय करीब 43,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। तो ऐसे में जो टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अब जो है पॉजिटिव के केसेस सामने आने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि यदि कोरोना को कहीं कंट्रोल करने की अगर कोई ज़रूरत है तो वो है टेस्टिंग फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। खास करके जो रिमोट एरियाज़ हैं वो लोग जो खास करके जिला मुख्यालय वहाँ जा करके अपनी टेस्टिंग कर सकें, या सरकार कुछ इस तरह के किट जो है उपलब्ध कराए ताकि लोगों को रिपोर्ट्स जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो इस पर कवायद जो है वो लगातार जारी है और राजस्थान सरकार ने भी यही किया है। इसके अलावा अगर बात करें संक्रमित मरीजों के ठीक होने और उनके एक्टिव केसेस की, तो इस समय करीब 6,500 के आसपास जो लोग हैं पूरे प्रदेश में अस्पतालों में भर्ती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से रिकवरी रेट जिस तरह से बनी हुई थी अब तक प्रदेश में 80% के आसपास, तो उससे जितने मरीज सामने आते थे उतने ही रिकवर होकर के वो वापस घर भी जाते थे। कुल मिलाकर प्रदेश में जो रफ्तार है कोरोना की बदस्तूर जारी है और जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। ऐसे में लोग अगर जागरूक रहे तो यहाँ पर काबू पाया जा सकता है। सचिन, ललित और साथी कपिल, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कहां बहा भ्रष्टाचार वाला पुल। ब्रेक के बाद स्वागत है और मरुधरा में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायकों को बंधक बनाने का गंभीर आरोप लगाया गया। पायलट खेमे के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। कुछ विधायकों के परिजन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विधायकों को बंधक बनाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोवर्धन फोन लाइन पर मौजूद है। गोवर्धन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो पायलट कैंप पर जो सत्ता खेमे की ओर से जो सूत्रों से पता लग रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि ये जो याचिका है ये परिजन या नजदीकी मित्र हैं वो ही लगा सकते हैं। तो इसको लेकर के इस तरह की खबरें आ रही है कि इनसे बातचीत के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि इस दिशा में भी विचार किया जाए। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में एक दो विधायकों के नजदीकी जो लोग हैं उनके जरिए ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर करने को लेकर के तैयारी चल रही है। हालांकि अभी ये पूरा जो मसला है ये चर्चा के दौर में है, अभी कुछ एक्शन इस पर लिया नहीं गया है, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट है वो चल रही है। ये पूरी इसको एक दबाव बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कल इन सब विधायकों को विधानसभा के जो नोटिस है उसका जवाब भी दिया जाना है। तो इससे पहले एक ये कवायद है कि सत्ता खेमे में विधायक लौट आए, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार ये दावा किया जा रहा था सत्ता खेमे की ओर से कि वहां पायलट कैंप के जो कुछ विधायक हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। गोवर्धन, पायलट कैंप से तो ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई कि उन्हें जोर जबरदस्ती के साथ वहां पर रखा गया हो। बीटीपी के जो विधायक है राजकुमार राउत, उन्होंने जरूर एक वीडियो जारी किया था कि उन्हें जरूर कैदियों की तरह रखा जा रहा है। तो फिर ये किस बुनियाद पर दर्ज होगी एफआईआर? हाँ, देखिए, अभी किसी ने दर्ज करवाई नहीं है। जो सूत्रों से पता लग रहा है उसके मुताबिक इस तरह की तैयारियां की जा रही है कि कोई सामने आकर के तैयार हो। इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है ये हर कोई तो लगा नहीं सकता, उसमें कुछ लीगल बाउंडेशन है, तो इसके बारे में विचार किया जा रहा है। चलिए गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। बॉर्डर के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। दौलतपुरा में चेक 7Q में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया है। तो बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से मिल रही है। यहाँ पर बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और एहतियातन क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए? देखिए जयकृति, प्रदेश का एक सीमावर्ती जिला है राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला, और यहाँ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गाये बगाए इस तरह से ये पाकिस्तान से आने वाले गुब्बारे अक्सर मिला करते हैं। चूंकि अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में पाकिस्तान से आने वाले गुब्बारों का बहुत ज्यादा हमें प्रचलन देखने को मिलेगा। चूंकि अगले महीने पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है और उसी के सिलसिले में अक्सर ये गुब्बारे आ जाते हैं। आज भी श्रीगंगानगर जिले के मठीली राठान थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव के चक 7Q में एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। हालांकि ये पाकिस्तानी गुब्बारा नॉर्मल गुब्बारे की तरह नहीं है। इसका जो मॉडल बना हुआ है वो एक एरोप्लेन की तरह है, जिस पर उर्दू में और अंग्रेजी में PIA लिखा हुआ है, जिसको हालांकि अभी कोई प्रारंभिक जांच में गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने फिर भी जांच के लिए इस गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। जी जयकृति। बिल्कुल अशोक, उस पर PIA लिखा हुआ है, क्या कुछ और कोड उस पर जिसकी अब जानकारी जुटाई जा रही हो? जी हाँ, उन्होंने, पुलिस ने इसको कब्जे में लिया है और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उर्दू के अंदर और इंग्लिश में PIA, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी जुटाई जा रही है। कहीं कहीं किस तरह का कोई जासूसी उपकरण। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अजमेर जेल की सुरक्षा में सेंध मारी की गई। आपको बता दें, जेल में तलाशी के दौरान 12 मोबाइल फोन मिले हैं। जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवा लिया है। मामले की जांच में पुलिस विभाग जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर जेल की सुरक्षा में सेंध, जेल में तलाशी के दौरान
12 मोबाइल फोन मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिजीत, आए दिन हम देखते हैं कभी यहाँ पर इनके पास मोबाइल फोन मिलता है, कभी चार्जर मिलते हैं और ना जाने क्या क्या। देखिए जागृति, बिल्कुल ये अजमेर सेंट्रल जेल में एक पुरानी कहानी बन चुका है। लगातार सिलसिलेवार मोबाइलों का मिलना जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जेल की जो आंतरिक सुरक्षा है, खासतौर से बैरिकों में कैदियों के पास जिस तरह के सामान वहां पहुंच रहे हैं, उनकी जो सुरक्षा है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि जेल प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि उसकी सजगता और सक्रियता के चलते ही इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं और खुलासे होते रहते हैं। लेकिन ताजा मामले में जेल की अलग अलग बैरिकों में जो कार्रवाई की गई थी, तलाशी अभियान शुरू किया था, उसमें करीब 12 मोबाइल फोन जो हैं वो मिले हैं। उन तमाम 12 मोबाइल फोनों को जो है जब्त कर लिया गया है और सिविल लाइन थाने में जेल प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। साथ साथ जो मोबाइल फोन मिले हैं इनकी कॉल डिटेल्स के आधार पर पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहां से बात हो रही थी और कौन बात कर रहा है, क्योंकि ये मोबाइल जो मिले हैं किसी कैदी के अभिजीत, पास से बरामद नहीं हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं उस पुल की हालत जो पिछले महीने काफी चर्चा में रहा, लेकिन इस महीने बाढ़ आते ही अप्रोच पथ ने उसका साथ छोड़ दिया। अब हालत यह है कि पुल पर पहुंचना मुश्किल है। वही पुल को लेकर सवालों की झड़ी अब खड़ी हो गई है। जिस पुल का उद्घाटन बड़े ही तामझाम के साथ हुआ, जिसे जिलों की दूरियों को मिटाने वाला पुल कहा गया, वहां अब पानी पानी है। पहले 30 दिनों के अंदर की दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 30 दिनों के अंदर क्या से क्या हुआ ये जान लीजिए। पहली तस्वीर 16 जून 2020 की है, जब इस पुल का उद्घाटन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर 15 जुलाई 2020 की है, जब अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। 30 दिनों के अंदर ही गंडक नदी की तेज धार के सामने पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। अब आलम यह है कि न इधर से उधर जा सकते हैं। मतलब यह है कि चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों का संपर्क अप्रोच पुल के ध्वस्त होने के साथ ही खत्म हो गया। एकदम से बाधित हो गया, टूट गया। जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ। 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया और सारण चंपारण का जो रोड था वह बाधित हो गया। पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। बता दें कि पिछले महीने यानी 16 जून 2020 को ही 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल का सीएम ने खुद उद्घाटन किया था। उम्मीद ये थी कि सालों का इंतजार अब किलोमीटर में सिमटकर लोगों की मुसीबतों को कम कर देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुल टूटने के बाद अब इस पर सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की तो आरजेडी ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा पुल बना कि इसका जोड़ने वाला अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ की वजह से, चंपारण को जोड़ने वाला रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ के। मैं मांग करता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए कि किस तरह की मांग क्या है और उन ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। सोचने की बात यह है कि जिस 1440 मीटर लंबे सेतु का आधारशिला और उद्घाटन खुद सीएम के हाथों से हुई हो, वहां ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई कि पहली बारिश और बाढ़ ने पोल खोल कर रख दी। अप्रोच रोड ध्वस्त होने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या मानकों की अनदेखी कर निर्माण हुआ, क्या बाढ़ की आशंका से अनजान थे बनाने वाले। महासेतु पर आवागमन ठप होने से जर्जर हो चुके। डुमरिया घाट ब्रिज पर अब फिर लोड बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत है इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की, जिससे समस्याओं के निजात मिल सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और मरुधरा की सियासत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है पायलट खेमा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पायलट खेमे ने जवाब देने की भी यहां पर तैयारी कर रखी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है पायलट खेमा। दरअसल नोटिस मिला है और कल 1 बजे तक का वक्त है और ऐसे में अब हो सकता है कि पायलट खेमा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और याचिका दायर कर वहां पर इस पूरे नोटिस को चुनौती दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और अब इस नोटिस को चुनौती दी जाएगी, क्या यही अब पायलट खेमे का अगला कदम है? देखिए जगती, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पायलट खेमा जो है, हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो नोटिस मिले हैं जिसकी आखिरी मियाद है, कल तक उन्हें जवाब देना है और उससे पहले एक विकल्प उनके पास में और रहता है, वो है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का। और अगर शीर्ष अदालत का दरवाजा इस नाते वो खटखटा सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो उस नोटिस की वैधता को, उसकी कानूनी वैधता को ही चुनौती देना चाहते हैं। जैसा कि भंवरलाल शर्मा आज जो कि पायलट खेमे के विधायक हैं, उनका एक बयान आया था कल, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि विप जो है वो विधानसभा जो चल रही है, विधानसभा का फ्लोर है, वहां पर जाने के लिए किसी विधायक को बाध्य करता है, ना कि पार्टी की मीटिंग में आने के लिए। और उन्होंने बताया था संविधान के बारे में कि संविधान सम्मत नहीं है ये जो नोटिस हमें दिया गया है। तो इसको लेकर भी एक ही अटकलें लगाई जा रही है कि आज पायलट खेमे के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की संभावना है, क्योंकि कल आखिरी दिन है नोटिस देने का, नोटिस का जवाब देने का। तो आज बहुत ज्यादा संभावना ये भी है कि हो सकता है वो शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाए और अगर वो नहीं खटखटाते हैं तो कल तक उन्हें हर हाल में ये जवाब दाखिल करना होगा विधानसभा अध्यक्ष के सामने। जी बिल्कुल अभिषेक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। अभिषेक, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है कि पायलट खेमे के कुछ विधायक हृदय परिवर्तन के साथ अब शायद गहलोत खेमे में लौट आए हैं, क्या इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये अभी तक केवल अटकलें हैं। दोनों तरफ के दोनों जो खेमे हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ पायलट खेमा दावा कर रहा है कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। उधर जो जयपुर में जो फेयरमाउंट होटल में बैठे हैं, वो उनका दावा है कि बहुत जल्द जो लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में होटल में बैठे हैं वो वापस आ सकते हैं। तो लेकिन अभी तक इन सब बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई है और जब तक कोई पुष्टि न हो, जब तक कि कोई विधायक सामने आकर ये न कहे। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हो सकता है कि पायलट खेमा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि अब यही एक विकल्प दिखाई देता है, अन्यथा सदस्यता जा भी सकती है। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बर्बरता, किसान दंपति के साथ पुलिस ने यहां पर बर्बरता की। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस यहां पर कार्रवाई करने गई थी। शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन, हटाए गए गुना जिले के कलेक्टर और एसपी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए अब गुना पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किसान दंपति के साथ किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पुलिस यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद शिवराज एक्शन पूरे तरीके से एक्शन मोड में आई और गुना जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। भोपाल से गुना भी अब एक जांच टीम पहुंचेगी, ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए गुना पहुंचेंगे। तो इस पूरा घटनाक्रम के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है और त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। लेकिन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से किसान दंपति के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है जो कि कम से कम पुलिस से तो कोई यहाँ पर नहीं सोच सकता है कि पुलिस ऐसा आमजन के साथ करेगी। देखिए किस तरीके से लाठी डंडों से इन लोगों को पीटा जा रहा है। दरअसल पुलिस यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए गई थी और इन्होंने यहाँ पर विरोध किया होगा, जिसके बाद इस तरीके का रिएक्शन पुलिस की तरफ से। तो दौसा में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े बाजार से युवक का अपहरण कर ले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे फिल्मी अंदाज में एक बाइक का पीछा करते हुए जीप और बाइक सवार बदमाश पहुंचे और युवक को ओवरटेक करके जबरदस्ती जीप में डालकर ले गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरी वारदात लालसोट के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। वीडियो 14 जुलाई को शाम करीब 4 बजे का है।
मामले में पीड़ित युवक के भाई ने लालसोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी है। पाली के सोजत कस्बे स्थित एक बैंक में बैंककर्मी ने उपभोक्ता के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो बनाकर उपभोक्ता ने वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले उपभोक्ता और कर्मचारी के बीच पैसे और बैंक डिटेल को लेकर बातचीत हो रही है। उसके बाद बैंककर्मी अपनी कुर्सी से उठकर उपभोक्ता को थप्पड़ मार देता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पैसे अटके उसका बहानाबाजी, आप भी बहाना बना रहे थे सर, और मैडम भी बहाना बना रही थी। लपड़ तो बकवास कर पैसे अटके उसका बहानाबाजी, आप भी बहाना बना रहे थे सर, और मैडम भी बहाना बना रही थी। लपड़ तो अजमेर में अवैध बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। केकड़ी कस्बे में एक बजरी से भरे डंपर ने एक मासूम को कुचल दिया। ताजा मामला कोटा रोड बाईपास के पास का है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंची और रास्ता जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी आनन फानन से मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो दौसा के लालसोट में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पेयजल सप्लाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पालिका नंबर 4 में महिलाओं का प्रदर्शन देखा गया। महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। पानी की सप्लाई करवाने की मांग को लेकर महिलाओं में गुस्सा है। दौसा में पेयजल की समस्या गहराने लगी है। लालसोट में पेयजल की समस्या से जूझ रही महिलाओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही एसडीएम को अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सोल्यूशन लॉन्च किया, जो पीएम मोदी के डिजिटल भारत के सपने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। I have great pride in announcing रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G के ट्रायल, 5G सर्विस और 5G सोल्यूशन की घोषणा की। इस मौके पर 5G सोल्यूशन क्लास भी लॉन्च किया गया। इन सब के बारे में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने विस्तार से बताया। You can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. इस मौके पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सोल्यूशन को पीएम मोदी को समर्पित किया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। भारत में स्टार्टअप के लिए जियो बेहतर विकल्प है। जियो 5G ट्रायल के लिए तैयार है। जियो प्लस में यूजर्स को डिजिटल दुनिया का बेहतर अनुभव होगा। 5G ग्लास वर्चुअल मीटिंग के लिए बेमिसाल विकल्प बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टर में जियो के प्लेटफॉर्म और एप्स कारगर साबित होंगे। 5G सोल्यूशन पीएम मोदी की विजन को समर्पित है। गूगल भी 33,733 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल और जियो मिलकर सस्ता 5G एंड्रॉइड फोन बनाएंगे। जियो फाइबर से 10 लाख घर जुड़े हैं। जियो मीट अनलिमिटेड कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। देश में 2G सर्विस को खत्म करने का काम होगा। I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. 5G technology is all set. मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में जियो का लक्ष्य 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है और अगले 3 सालों में जियो आधा अरब मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।